तकरीबन लास्ट लेक्चर में हमने देखा था केपलर्स के लॉ, केपलर्स के 3 लॉ देखे थे। उसमें फर्स्ट लॉ जो था वो बताता था कि प्लेनेट का ऑर्बिट कैसे होगा। फिर सेकेंड लॉ में हमने देखा था कि सर लाइन जॉइनिंग प्लेनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर उसके बाद थर्ड लॉ जो हमने देखा वो सबसे इंपॉर्टेंट था कि T² जो रेशियो है, T² प्लेनेट का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हर एक प्लेनेट का T² मतलब T मतलब क्या, T मतलब सर कितना होता है टाइम पीरियड, और R मतलब मीन डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक, सन से लेके प्लेनेट तक। ठीक है, तो ग्रेविटेशन के अभी इस लेक्चर में अपन देखने वाले न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो यूनिवर्सल, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ, इसमें यूनिवर्सल जो है ना, ये वर्ड क्यों आया? यूनिवर्सल का मीनिंग है कि सर ये जो लॉ है ना पूरे यूनिवर्स के लिए वैलिड है। मतलब क्या, जैसे कि IPC मतलब होता है इंडियन पिनल कोड, वो जो लॉ है वो इंडिया के लिए वैलिड होगा, बराबर। तो न्यूटन का ये लॉ जो है वो पूरे यूनिवर्स के लिए वैलिड है, इसलिए तो अपन बोलते हैं कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे कि ओम का लॉ है, वो ओम का जो लॉ है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो ओमिक डिवाइस होते हैं, ठीक है, जो वो लॉ फॉलो करेंगे उनके लिए अपन V = IR लिख सकते हैं। बाकी डिवाइसेस के लिए, बाकी मटेरियल के अपन ओम्स को यूज़ नहीं कर सकते। वैसे ही न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ है ना ये पूरे यूनिवर्स के लिए वैलिड है, इसीलिए अपन इसको लिखते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या होता है लॉ? बहुत ईजी है। न्यूटन ने बोला कि सर एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, बराबर है। ग्रेविटेशन, उसी फोर्स को उसने ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दे दिया कि सर यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है ना सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने ये चॉक के 2 टुकड़े कर दिए, तो ये जो एक टुकड़ा है ये मैं इसको लेके गया नॉर्थ पोल पे और दूसरे टुकड़े को लेके गया साउथ पोल पे, फिर भी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यही है अपना न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ। तो सबसे पहला जो डायलॉग है न्यूटन का वो लिखते हैं अपन, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object. Every object in the universe attracts every other object with a definite force. हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक डिफाइनाइट फोर्स से क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। Every object in the universe attracts every other object with a definite force। ठीक है, ये होगा पहला डायलॉग। अभी न्यूटन साहब बताएंगे, न्यूटन नाम के जो कवि हैं, कवि कहता है कि सर ये जो फोर्स है वो कैसा रहेगा। अगली लाइन में क्या बताएगा कि ये फोर्स कैसा रहेगा? दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of their masses, ठीक है, क्या बोला इस लाइन में? क्या बोला कि सर दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो भी फोर्स है, किसके बीच में फोर्स है? 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, सपोज ये 2 ऑब्जेक्ट के बीच में d डिस्टेंस है, तो उसके स्क्वायर को वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जितना डिस्टेंस
उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हो गया पूरा यूनिवर्सल लॉ। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डिफरेंट फोर्स। फिर इस फोर्स के बारे में क्या बोला है कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो मैं इसे अभी मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखूं, सपोज मैं दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसका मास m1, इसका मास है m2, और दोनों का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो है अभी यहाँ पे r डिस्टेंस है, ठीक है। आपको d लेना है, आप d लो, वैल्यू चेंज नहीं होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब ये लाइन देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट मतलब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। तो ज़्यादा ये है ना फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। किसने बोला, मैंने बोला नहीं, सब न्यूटन ने बोला। सेकंड क्या है, सेकंड है सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है r, तो मैं इसको लिखूंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अपन लिखते हैं 1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन, कितना लिखा है r², ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास का मतलब क्या है, सपोज इसका मास है 50 kg सपोज, ठीक है, और इसका मास है 40 kg। तो दोनों का प्रोडक्ट अगर मैंने किया तो कितना होगा, 50 × 40 वो हो गया 2000, बराबर है। या फिर एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया 5 kg का और दूसरे का मास है 4 kg, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 20। तो जिनके प्रोडक्ट मास का प्रोडक्ट मैक्सिमम ज़्यादा आ रहा है उनके बीच में सर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे एक्सप्लेन करूँगा मैं इसको। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू m1 m2 अपॉन r²। ये पूरा इक्वेशन उठा लिया और उसको सब एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और उस कांस्टेंट का नाम दिया सर, उसको लिखते कैपिटल G से, और उसका नाम दिया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अभी देखो, अभी इसके बाद अपन देखेंगे कि सर ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, देख क्या था यूनिवर्सल लॉ सर, F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m1 m2 अपॉन r²। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², मतलब अगर ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। r² के मतलब बहुत रैपिडली डिक्रीज होगी सर अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स कम होता है। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट लिया m1 और एक ऑब्जेक्ट लिया m2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस लिया मैंने d, सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पे बताओ मेरे को फोर्स कितना होगा, बहुत ईजी है सर, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r², ठीक है। सेकेंड केस में अपन क्या करते हैं, अगर इसका मास मैंने डबल कर दिया, चलो मास इसका वही रखता हूँ, ये हो गया m2, डिस्टेंस मैंने कर दिया डबल, यहाँ पे हम t² लिखेंगे, जो भी डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको फोर्स निकालने को बोला, तो आप क्या करोगे, इसको लिखता हूँ मैं F1, इसको लिखेंगे अपन F2। कितना होगा इसके बीच में फोर्स, G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है सर, 2d, तो 2d² नहीं लिखेंगे, 2d पूरा लिखो और उसका ब्रैकेट स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा आपका F2 इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन 4d²। इसका मीनिंग क्या है, देखो ध्यान से देखना, G m1 m2 अपॉन d² मतलब F1, G m1 m2 अपॉन d² मतलब F1। F1 को 4 से डिवाइड कर रहा है, मतलब जो F2 है सर अपना F2 वो F1 डिवाइड बाय कितना है 4,
इससे क्या सीखने को मिला कि सर 4 टाइम्स वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। डिस्टेंस कितना इंक्रीज किया, 2 टाइम्स, वैल्यू कितना डिक्रीज हुआ, 4 टाइम्स। ठीक है, अगर इसके बाद अपन और थोड़ा कंडीशन चेंज करें, अगर मैंने डिस्टेंस ट्रिपल कर दिया, m1 m2 दोनों में डिस्टेंस है 3d, अभी फोर्स निकालो, ये हो गया अपना थर्ड केस। F3 इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, कितना डिस्टेंस है 3d, 3d का स्क्वायर कितना होगा 9d स्क्वायर, 9d स्क्वायर। अभी ध्यान से देखना वापस, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर तो क्या है अपना, क्या है F1 है सर, तो मैं इधर लिखूंगा F3 इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाय 9। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला तो भाई माँ बाप की इज्जत करे, नहीं डिस्टेंस 9 टाइम्स डिक्रीज हो गया। मैंने क्या किया, मैंने डिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ाया, तो फोर्स कितने टाइम्स डिक्रीज होगा 9 टाइम्स। सपोज मैं डिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ाता हूँ, डिस्टेंस मैंने 4 टाइम्स बढ़ाया, तो जो फोर्स होगा वो कितने टाइम डिक्रीज होगा सर 16 टाइम्स, स्क्वायर के टर्म में डिक्रीज होगा। इसीलिए न्यूटन ने बोला कि दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। समझा? ठीक है सर, इतना समझ गया। अभी देखो, अभी अगर इसमें ये अगर इसमें मैं और चेंजेस करूँगा, अगर डिस्टेंस को मैं कम करूँ, एक एक चीज़ एकदम ध्यान से देखो, इजी। अभी डिस्टेंस है d, अगर मैंने इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कम कर दिया, उसको कर दिया d/2, अभी दिख नहीं रहा है कि समझ लो d/2 है, पहले 100 था तो 50 कर दिया, 50 था तो 25 कर दिया, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे फोर्स कितना है वही अपना G m1 बोलो यहाँ पे कुछ नहीं सर, वही F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ पे d/2, तो d/2 का ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे अपन, डरने का नहीं, G m1 m2 अपॉन d/2 का ब्रैकेट स्क्वायर मतलब d स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और वो 4 जाएगा ऊपर, नहीं समझा, d स्क्वायर अपॉन 4। मैं G m1 m2 किससे डिवाइड कर रहा हूँ, d स्क्वायर अपॉन 4, तो मैथ में अपन क्या बोलते हैं कि सर अपन 2/3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो G m1 m2 को अपन कितने से डिवाइड कर रहे हैं d स्क्वायर बाय 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 अपॉन d स्क्वायर, इतना करने से अच्छा है 4 को ऊपर लिख लें, 4 G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, जो F2 है उसका वैल्यू कितना है 4G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, और ये G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर क्या है, तो F1 है सर, मतलब जो अपना आया आंसर वो आया 4 टाइम्स F1। अभी ध्यान से देखिए, डिस्टेंस मैंने 2 टाइम्स कम किया, फोर्स मेरा 4 टाइम्स बढ़ गया। अगर मैं डिस्टेंस अभी डायरेक्ट देख के बोल दूँ, इतना तो समझ के होगा, अभी अगर मैं डिस्टेंस 3 टाइम्स कम कर दूँ, अभी क्या होगा फोर्स, तो फिर मैं डायरेक्ट बोल दूंगा सर ये जो अभी अपना आएगा थर्ड F3 कितना आएगा, ये आएगा सर, डिस्टेंस मैंने 3 टाइम्स कम किया ना तो फोर्स 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो मैं लिखूंगा G m1 m2 अपॉन d/3 का स्क्वायर कितना होगा, d स्क्वायर अपॉन 9 ऊपर गया, मतलब F3 हो गया 9 टाइम्स F1। ये हुआ अभी तक बस डिस्टेंस वाले केसेस। आप सोच के बताओ, अगर डिस्टेंस में 5 टाइम्स कम करूँ तो फोर्स कितने टाइम्स बढ़ेगा या कम होगा। सबसे पहले तो डिस्टेंस कम किया है तो फोर्स बढ़ेगा, 5 टाइम्स कम किया है तो 5 का स्क्वायर होगा 25, मतलब अगर डिस्टेंस 5 टाइम्स कम किया तो फोर्स 25 टाइम्स इंक्रीज होगा। अभी नेक्स्ट अपन करेंगे मास में चेंजेस। देखो मास में क्या होता है, मास में कुछ नहीं, अगर मास 2 टाइम्स चेंज किया किसी का तो फोर्स भी 2 टाइम्स चेंज हो जाएगा। देखो m1 m2 डिस्टेंस d, अगर
इसमें मैं बोलूँ कि मैंने m1 का मास कर दिया 2m1, मतलब 2 टाइम्स बढ़ा पड़े, और m2 का मास कर दिया 2m2, चलो 3m2, और डिस्टेंस रखा d। तो अभी फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं सर, सबसे पहले यहाँ पे लिख दो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर F1। F2 निकालो, F2 इज इक्वल टू जी, इसका मास कितना है 2m1, इसका मास कितना है 3m2 अपॉन 2 3 जा 6, 6 को बाहर लिखो, बाहर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 को मैंने बाहर लिखा, कुछ चेंज नहीं होता मल्टीप्लिकेशन में, 3 इंटू 2 इंटू 4 लिखो या फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 लिखो, आंसर एक ही आएगा 6 जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो F2 कितना आया? तो F2 आया सर अपना, ये तो हो गया F1, F2 आया 6 टाइम्स F1, मतलब एक का मास 2 टाइम्स बढ़ाया, एक का मास 3 टाइम्स बढ़ाया, फोर्स कितने टाइम्स बढ़ गया 6 टाइम्स। इसीलिए न्यूटन दादा ने बोला था कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आया, अगर ऐसा क्वेश्चन बनाया एमसीक्यू में, क्वेश्चन आए ना आए ना काम है, m1 को कर दिया मैंने 3m1, m2 को कर दिया 2m m2 by 3, मतलब 3 टाइम्स कम कर दिया, और डिस्टेंस कर दिया मैंने 2d। बताओ अभी क्या होगा सर फोर्स का वैल्यू? सिंपल है, वापस वही करो, F2 इज इक्वल टू g, इसका मास कितना है 3m1 इंटू 3m1 इंटू इसका मास m2 डिवाइड बाय 3 अपॉन 2d का स्क्वायर कितना होगा 4d स्क्वायर, ये 3 आंसर आया जी m1 m2 अपॉन 4d स्क्वायर। ये वापस में क्या बोलूँगा सर, ये तो हमारा F1 था, तो आंसर हो गया F1 बाय 4, ठीक है, समझा इतना? अभी देखो क्या देखा सर, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ देखा। यूनिवर्सल लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरे यूनिवर्स के लिए वो वैलिड है। यूनिवर्सल लॉ में ये जी क्या होता है सर? ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर इसके बाद हमने देखा लॉ क्या था, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। देखो लर्न करने की जरूरत क्या है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है, तो लर्न तो करना पड़ेगा। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डिफाइनाइट फोर्स। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर दो ऑब्जेक्ट लेने की क्वेश्चन पे, मतलब जब सॉल्व करेंगे उसको, m1 m2 उनके बीच में डिस्टेंस d लिखने का, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1d स्क्वायर। फिर लिखने का f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। m1 m2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट, d स्क्वायर डिस्टेंस, और ये g का यूनिट क्या है? g का वापस में लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इंटर नेक्स्ट में आ जाइए, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, एक ही बात, ठीक है, समझा इतना? अभी इसके बाद अपन देखेंगे कि वैल्यू वेरिएशन स्मॉल जी क्या होता है? ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको अपन देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। और उसके साथ एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कि जो बाकी रह गया इसमें, कि न्यूटन केपलर का जो लॉ था, इनवर्स स्क्वायर लॉ, केपलर का जो लॉ था उसने न्यूटन को हेल्प कैसे किया टू डिराइव इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब जो न्यूटन ने लिखा ना, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये कहाँ से लिखा? तो ये उसने लिखा केपलर्स के लॉ यूज करके, ठीक है। तो वो कैसे यूज किया वो अपन देखेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि उसको भी एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। थैंक यू।